हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और यहाँ पर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के सेशन का। सो जुड़ जाइए सभी हमारे साथ। देखिए, आपका टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है जंतु प्रजनन एवं जननिक स्वास्थ्य। ठीक है, जंतु प्रजनन एवं जननिक स्वास्थ्य टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। स्तनियों में बार बॉडी प्रदर्शित करती है। क्या प्रदर्शित करती है बार बॉडी स्तनियों में? ऑप्शंस है स्त्री की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, स्त्री की कायिक कोशिकाओं में दो एक्स गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र, स्त्री तथा पुरुष की कोशिकाओं में उपस्थित संपूर्ण हेट्रोक्रोमेटिन, पुरुष की कायिक कोशिकाओं में उपस्थित वाई गुणसूत्र। क्या प्रदर्शित करती है स्तनियों की बार बॉडी? चलिए सो आंसर कीजिएगा। और जी भी आपका यूपी सीपीएमटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जंतु प्रजनन एवं जननिक स्वास्थ्य आपका टॉपिक स्टार्ट है। सो आंसर हो जाएगा स्त्री की कायिक कोशिकाओं में दो एक्स गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र। ठीक है, ये बार बॉडी प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहां पर निम्नलिखित चार कथनों में एक से चार को पढ़िए, मतलब पूरे को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। नवजात शिशु को कोलेस्ट्रॉल इसलिए कोलोस्ट्रम कोलोस्ट्रम इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उसमें ऑप्शन है एंटीजन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, चिकुनगुनिया का एक ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के द्वारा होता है, उत्तक संवर्धन विषाणु रहित पौधे प्राप्त करने में लाभदायक सिद्ध हुआ है, या बियर का उत्पादन किण्वित अंगूर रस के आसवन द्वारा किया जाता है। सुप्रोक्त कथनों में से कितने कथन गलत हैं? आपको यहां पर गलत कथनों को चुनना है। चलिए पढ़िए ऑप्शंस को और देखिए यहां पर सीबीएसई एआईपीएमटी 2012 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है। सो इसमें दो कथन गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर दो कथन गलत हैं, और वो दो कथन कौन कौन से हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT इसका फुल फॉर्म है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की तकनीक का सुझाव उन महिलाओं के लिए दिया जाता है, पढ़ते हैं ऑप्शंस, जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है, जो गर्भाशय के भीतर गर्भ को धारण नहीं कर पाती, जिनकी ग्रैव नली या सर्वाइकल कैनल बहुत सक्रिय होती है जिसके कारण शुक्राणुओं को उचित मार्ग प्रदान नहीं हो पाता है, या जो निषेचन हेतु उपयुक्त परिस्थिति प्रदान करने में अक्षम होती है। और देखिए ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। सीबीएसई आईपीएमटी 2011, यूपीसी पीएमटी 2012। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की तकनीक किन महिलाओं के लिए सुझाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जो अंड उत्पन्न करने में अक्षम होती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सर्टोली कोशिकाएं। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या है। अंडाशय में पाई जाती तथा प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करती हैं,
एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है तथा एड्रिनेलिन स्रावित करती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। अग्नाशय में पाई जाती है तथा कोलिस्टोकाइनिन स्रावित करती है। सर्टोली कोशिकाएं। जंतु प्रजनन एवं जननिक स्वास्थ्य का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और आप सब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, डी-ट्रिपल-एस-बी, पीजीटी, इसके अलावा आपका सीजी, पीएम, सीजी सेट, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी, एचपीएससी, एस्टेट, हर तरह के एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वो शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये भी आपका पीवाईक्यू है एआईपीएमटी 2010 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है अंडजनन, अंडोत्सर्ग, अंड निक्षेपण, निक्षेपण या अंड जरायुजता। अंडाशय में अंडों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडजनन। बहुत ही सिंपल आंसर है अंडजनन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? पुरोद्भवन, अंडजनन, विदलन या अंतर्वलन। निषेचित अंडा किस क्रिया द्वारा विभाजित होता है? विदलन के द्वारा, क्लीवेज, विदलन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। लॉजिस्टिक जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन सा वो समीकरण जिसके द्वारा हम लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाते हैं? देखिए 4 समीकरण आपके सामने हैं। और क्वेश्चन आपका पूछा गया है एआईपीएमटी 2012 में पीवाईक्यू। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, 4 फॉर्मूला है और जहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट फॉर्मूला है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाने के लिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लगातार पीवाईक्यूज ही आ रहे हैं। पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से उत्पन्न संकेत अंततः प्रसव को प्रेरित करते हैं, जिसके लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन है अपरा से एस्ट्रोजन का मोचन, मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, गर्भ की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन या अपरा से रिलैक्सिन का मोचन। और ये आपका पीवाईक्यू है एआईपीएमटी 2010 का। सो आंसर हो जाएगा मातृ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन का मोचन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वृषण हो सकते हैं, पढ़ते हैं ऑप्शंस। उदर के भीतर, प्रजनन काल के पश्चात देह गुहा में वापस चले जाते हैं, हमेशा वृषण कोश में ही रहने वाले। अब इन तीनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 3 कंडीशंस हैं, कंडीशन किन किन में पाए जाते हैं आपको पढ़ना है। सो पहला ऑप्शन देखिए, पहला फर्स्ट कायरोप्टेरा, सेकंड मोनोट्रिमेटा, थर्ड है प्राइमेट्स। बी ऑप्शन है मेटाथीरिया, कायरोप्टेरा अधिकांश मांसाहारी, मोनोट्रिमेटा, कायरोप्टेरा, प्राइमेट्स
मेटाथीरिया कुछ मांसाहारी सी प्राइमेट्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से किन किन वर्ग में आ जाएंगे, समझ के आंसर कीजिएगा। तो देखिए यहां पर उदर के भीतर, वृषण अगर उदर के भीतर है तो ये हो सकते हैं आपके मोनोट्रिमेटा में, ठीक है। और प्रजनन काल के पश्चात देह गुहा के में वापस चले जाते हैं ये कायरोप्टेरा, और हमेशा वृषण कोश में ही रहते हैं प्राइमेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शंस है, रोपण से पहले अपरा का निर्माण करती है, अंडोत्सर्ग के 3 दिन पश्चात गर्भाशय में रोपित हो जाती है, रोपण के पश्चात गर्भाशयी एंडोमेट्रियल स्राव से पोषण प्राप्त करती है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियल में रोपित हो जाती है। AIPMT 2012 PYQ। मानव स्त्री में ब्लास्टोसिस्ट क्या कर सकती है, आप मुझे बताएंगे आंसर। सो ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं द्वारा एंडोमेट्रियम में रोपित हो जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अगेन आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए, पढ़ेंगे पहले ऑप्शंस को। स्तनधारियों के अंडाशय से संबंधित कॉर्पस ल्यूटियम तथा कॉर्पस एल्बिगन्स के विषय में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है, कॉर्पस ल्यूटियम अंडोत्सर्ग के लिए हार्मोन स्रावित करता है। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन स्रावित करता है जब प्रजनन ट्रैक्ट को गर्भावस्था के लिए कुछ स्तनधारियों में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए सहायक होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के ह्रास के पश्चात यहाँ एक सफेद सा निशान बचता है जिसे कॉर्पस एल्बिगेंस कहते हैं। सो यहाँ पर उपरोक्त में से कितने कथन सही है आपको छांटने हैं। कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यहां पर बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन फर्स्ट आपका रॉन्ग है, ठीक है। और हमसे पूछा गया सही कथन, तो सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है। केवल अपरा द्वारा, अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा, मातृ पिट्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा, केवल पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसव हेतु संकेतों की उत्पत्ति होती है। CBSE AIPMT 2012 का ये क्वेश्चन है। सो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका अपरा तथा पूर्ण विकसित गर्भ द्वारा इसके संकेतों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे और आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में सहायक लिंग ग्रंथियां एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। 6 ग्रंथियां सहायता करती हैं। ऑप्शंस है, लिंग हार्मोनों के उत्पादन में, अंडाणु व शुक्राणु के निर्माण में, मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करती है, या उपरोक्त सभी। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स जो होती है वो मैथुन की प्रक्रिया में सहायता करती है। तो ऑप्शन सी यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नर मनुष्यों के सक्रिय प्लाज्मा या समाइनल प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, ग्लूकोज तथा कैल्शियम, डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन, राइबोस तथा पोटेशियम। समाइनल वेसिकल में क्या होता है प्रचुर मात्रा में।
और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं सीबीएसई एआईपीएमटी 2010, यूपीसी पीएमटी 2011, इतने सारे एग्जाम से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। तो नर मनुष्यों के जो समाइनल प्लाज्मा है उसमें प्रचुर मात्रा में होता है आपका फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, जो उसको एनर्जी प्रदान करता है स्पर्म को। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, शुक्र वाहिका या वासा डिफरेंशिया वे नलिकाएं हैं जो फैली होती हैं। वृषण पालिकाओं से वृषण जालिका तक, वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक, शुक्रवाहक से अधिवृषण तक, अधिवृषण से मूत्रमार्ग तक। वासा एफ्रेंशिया कहां फैली होती है, कहां से कहां तक? वृषण जालिका से शुक्रवाहक तक फैली होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। AIPMT 2010 PYQ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन पुटिका ग्राफियन फॉलिकल किस हार्मोन के प्रभाव में कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH या LH। अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन पुटिका किस हार्मोन के प्रभाव में कॉर्पस लुटियम में बदल जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। संकीर्ण पथ, वायु कोष्टिका, गर्भाशय ग्रीवा, तुम्बिका। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा होता है? AIPMT 2010 PYQ। वायु कोष्टिका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वायु कोष्टिका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक मदकाल मोनोएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस जंतु वे हैं जिसमें एक अंडाणु बनता है, वर्ष में एक बार प्रजनन काल होता है, प्रत्येक माह में एक बार अंडोत्सर्ग होता है, प्रत्येक माह में एक बार रजोधर्म होता है। क्या है एक मदकाल जंतु या मोनोएस्ट्रस जंतु? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सो मोनोएस्ट्रस जंतु वो होते हैं जो वर्ष में एक बार जिनका प्रजनन काल होता है, वर्ष में एक बार प्रजनन काल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य चक्र किनकी विशिष्टता है? मध्य चक्र किनकी विशिष्टता है? स्तनी, स्तनीय मादाएं, मानव स्त्रियां, प्राइमेटों को छोड़कर शेष स्तनीय मादाएं। तो मध्य चक्र जो है वो प्राइमेट्स को छोड़कर शेष स्तनीय मादाओं की विशिष्टता होती है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, एक्रोसोम का निर्माण करता है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? एक्रोसोम किसका पार्ट है, पता होना चाहिए। एक्रोसोम जो है आपका स्पर्म का एक पार्ट है, तो उसका निर्माण करता है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, परक नली शिशु कार्यक्रम यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और सबके यहाँ पर शॉर्ट नेम दिए हुए, फुल नेम दिया हुआ, इसको आप बिल्कुल नोट करेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी या परकनली शिशु कार्यक्रम किस तकनीक के अंतर्गत आता है? जो आता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन,
स्तनधारियों के शुक्राणु की जीवन क्षमता वियाबिलिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ऑप्शंस है, शुक्राणु केवल 24 घंटों तक जीवित रह पाता है, शुक्राणु की जीविता माध्यम के पीएच पर निर्भर करती है और यह क्षारीय माध्यम में अधिक सक्रिय होता है, शुक्राणु की जीविता इसकी गति द्वारा निर्धारित होती है, शुक्राणुओं को एक गाढ़े निलंबन में सांद्रित होना चाहिए। तो स्पर्म की वियाबिलिटी यानी शुक्राणु की जीवन क्षमता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? 2012, 2010 PYQ, AIPMT, AFMC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर एक कथन जो है वो गलत है, वो है आपका शुक्राणु केवल 24 घंटों तक जीवित रह पाता है। 6 कथन यहां पर गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति अधिक मूत्र निष्कासित करता है तथा अधिक पानी पीता है, परंतु उसका रुधिर ग्लूकोज स्तर सामान्य है, इस अवस्था का कारण है? ऑप्शन से अग्नाशय द्वारा इंसुलिन श्रावण में कमी, फर्स्ट पीयूष ग्रंथि द्वारा वैसोप्रेसिन श्रावण में कमी, मूत्र की ग्लूकोज सांद्रता में गिरावट, या ग्लूकेगॉन श्रावण में वृद्धि। पढ़िए क्वेश्चन को और क्या कारण है, इस क्वेश्चन को समझ के आंसर करेंगे। यूपीसी पीएमटी 2010, सीजीपीएमटी 2010, पीवाईक्यू। क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास के एंड में मुझे कमेंट से बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आंसर। सो अगर एक व्यक्ति अधिक मूत्र निष्कासित करता है तथा अधिक पानी पीता है परंतु उसका रुधिर ग्लूकोज स्तर सामान्य है, तो इस अवस्था का कारण हो सकता है कि पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा वैसोप्रेसिन की श्रावण में कमी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कभी कभी वृषण कोश स्क्रोटल सैक्स में नहीं उतरते, कभी कभी वृषण कोश में नहीं उतरते, यह अवस्था कहलाती है वसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, क्रिप्टोकॉइडिज्म, नपुंसकता। यह स्थिति आपकी क्या कहलाएगी? क्रिप्टोकॉइडिज्म, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह कंडीशन, इसमें वृषण कोश में नहीं उतरते। ठीक है, क्रिप्टोकॉइडिज्म। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं वासा इफ्रेंशिया बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। ऑप्शन है अधिवृषण से शुक्रवाहिनी को, अंडाशय से गर्भाशय को, योनि से गर्भाशय को, या वृषणों से अधिवृषण को। सीबीएसई AIPMT 2011 PYQ। यदि किसी कारणवश मनुष्य के जनन तंत्र में अपवाही नलिकाएं बंद हो जाए तो युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होगा। वृषणों से अधिवृषण को, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, 32 कोशिकीय अवस्था में, 64 कोशिकीय अवस्था में, 100 कोशिकीय अवस्था में, या 164 कोशिकीय अवस्था में। जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करते हैं या प्रत्नली शिशु को उत्पन्न करते हैं तो भ्रूण को कौन सी अवस्था में मादा के शरीर में रोपित करते हैं? चलिए 32 कोशिकीय अवस्था में, 32 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीवा या सर्विक्स किसका एक अंश है? अधिवृषण का, वृक्क का, गर्भाशय एवं योनि के बीच का, या फैलोपियन नलिका का? किसका अंश है सर्विक्स?
2009 AIPMT PYQ। सो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके जंतु प्रजनन के। सो आप लोग पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा गर्भाशय एवं योनि के बीच का अंश है ये, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आप सभी डेली प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नए सेशन में।